नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी वेदश्री क्लासेस में। जहां मैं दीपांशु धानिक आप सभी को भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हमारा कल का टॉपिक था, मैंने आपको जैसे बताया था कि भारत में या पूर्वी देशों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, जिसकी स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। ठीक है, 15 वर्षों के लिए उसको कहा गया था कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। तत्पश्चात उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है उनके पुत्र जेम्स प्रथम के द्वारा अनंत काल के लिए। ठीक है, तो वो भारत में आते हैं और भारत के सीमित क्षेत्रों में, जैसे आप इतिहास में पढ़ेंगे कि उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करना शुरू किया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने उन क्षेत्रों को अधिग्रहित करना शुरू कर दिया, अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया। क्षेत्र विस्तार करते करते तो वहां के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उनको लगा कि हमारा जो बंगाल का क्षेत्र है उसका विस्तार किया जा रहा है और बाहरी कंपनी भारत में आकर उनके क्षेत्र पर अधिकार कर रही है। तो सर्वप्रथम होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 1757 में होने के बाद वहां पर सिराजुद्दौला हारते हैं, और क्योंकि उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने उनको धोखा दे दिया था। फिर हम देखते हैं उनको दोबारा भगाने के लिए मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है, और मीर कासिम बक्सर का युद्ध करता है सन 1764 में। इसके बाद बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज उन्हें परास्त कर देते हैं, जिसमें बक्सर के युद्ध में मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय थे और हमारे अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, उन्होंने समर्थन किया था बंगाल के नवाब का। तो इसी कालक्रम को देखते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा ये संज्ञान लिया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया है उनका काम व्यापार था, और वो व्यापार न कर कर भारत में क्षेत्राधिकार करने लग गए हैं, उनका क्षेत्र अधिग्रहण करने लग गए हैं। तो उस पर ध्यान देते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ रेगुलेटिंग अधिनियम निकाले गए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट निकाले गए, और ये रेगुलेटिंग एक्ट आगे चलकर उनकी शक्ति को नियमित करती है, एक क्षेत्र प्रदान करती है कि यहाँ यहाँ तक आपका क्षेत्र होगा, आप अपने क्षेत्राधिकार के तहत ही अपने कार्यों को करेंगे। तो उन्हीं कदमों को उठाया गया जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन के पश्चात, तो उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए थे, हम उन्हें देखते हैं। तो सर्वप्रथम उनके द्वारा जो कदम उठाया गया, वो उठाया गया था सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसी में क्या आता है, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया गया था। तो बंगाल का जो पहला, मैं आपको यहीं पर लिख के बता दूं, नोट, प्लासी के युद्ध के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर घोषित किया गया, या वही बन चुके थे। ठीक है, तो कौन बनते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर बने, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद तो इसी क्षेत्र अधिकार को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने क्या कहा कि अब ब्रिटिश जो बंगाल के जो गवर्नर बन चुके हैं, बंगाल के गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के जो गवर्नर हैं, ये बंगाल के गवर्नर को अब सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा जाएगा कि आप बंगाल के गवर्नर ना होकर आप बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, जिनके अधीन बंबई और मद्रास जो प्रांत रहा करते थे उनको भी उनके अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो क्या काम किया जाता है इसे देखते हैं कि क्या किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि बंगाल के, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें, बंगाल के गवर्नर के पद को, गवर्नर के पद को बंगाल के
गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अगर बनाया गया तो उस समय कोई तो गवर्नर रहा होगा जो गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि उसी पद को ही तो परिवर्तित किया ना। ये वही पद था जो बंगाल का गवर्नर था, उसी को कहा गया कि आपके अधीन बंबई और मद्रास भी आएंगे। बंबई, मद्रास और हमारा बंगाल, ये तीन जब एक साथ रखे गए थे तो बंगाल के गवर्नर के अधीन ही क्या रखा गया था, हमारा बंबई और मद्रास। तो उसी में क्या होता है, हमारे जो यहाँ पर उस समय तत्कालीन गवर्नर जो जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही हमारे क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो नोट करके यहां पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कहां के, बंगाल के। ठीक है, तो वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही बंगाल के पहले क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। और मैंने क्या कहा अभी कि जो बंगाल का जो गवर्नर का पद था उसके अधीन हमारा बंबई और मद्रास प्रांत को भी रख दिया गया। दूसरा क्या कह रहा है ये, बंगाल के अधीन मद्रास और बंबई प्रांत को भी दे दिया गया। ठीक है, तो ये दे दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या किया जाता है, सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जैसे आप अभी देखते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कोर्ट कौन सी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना दिल्ली में। तो हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को स्थापित करने के लिए जो हमारी कोर्ट स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। अब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट अगर बनाया गया है तो इसके यहाँ स्वाभाविक है कि वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। तो इसके सर्वप्रथम जो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसकी जो संरचना की यदि मैं बात करूं तो संरचना क्या थी, 1+3। 1+3 का अर्थ क्या है, एक हमारे मुख्य न्यायाधीश, ये क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे, और ये तीन कौन होंगे, अन्य। अन्य का अर्थ क्या है बच्चों, अन्य का अर्थ है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सहायक के तौर पर जो काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो कौन थे, सर एलिजा एम्प्रे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में सर्वप्रथम हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1774 में हुई थी। जिसके पहले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो एलिजा एम्प्रे थे। ठीक है, और अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जा रहा था तो इस समय ब्रिटिश संसद के अधीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे लॉर्ड नॉर्थ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट बन रहा था तो ब्रिटिश पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, ये भी याद रखिए। ठीक है ना, तो ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसमें हमारे ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, और बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, बंगाल के अधीन हमारा मद्रास और बंबई प्रांत भी दे दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत 1774 में क्या होता है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे सर एलिजा एम्प्रे बनते हैं। और इसकी संरचना की यदि हम बात करें, जैसे अभी आप वर्तमान में देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है, 1+33, कुल मिला के 34 हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। अगर आप वर्तमान की बात करते हो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, इसे हम आगे बढ़ेंगे संरचना में जब हम संविधान के भाग पढ़ेंगे, तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अभी वर्तमान 52वें मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, बी आर गवई है।
ठीक है, भूषण राम गवई। तो उसी तरीके से क्या कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट की एक संरचना होती है, तो उसी संरचना के अधीन हमने कहा कि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम जो हमारे चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो कौन थे, तो हमारे एलिजा एम्परे बनाए गए थे। ठीक है ना बच्चों। और हमने क्या कहा, इसके बाद क्या कहा, इसकी शक्ति को सीमित कर दिया गया, बंधन दे दिया कि आप अब क्या करोगे, प्रशासन करोगे। और वास्तविक तौर पर इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है और जो प्रशासन है, दोनों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, परमिशन दे दी जाती है कि अब आप क्या करोगे, प्रशासन भी कर सकते हो और व्यापार भी कर सकते हो। अब इसकी आपने जैसे देखा कि आए व्यापार के लिए थे, कर क्या रहे हैं, प्रशासन, तो इनकी शक्तियों को सीमित किया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसके बाद एक अधिनियम और निकलता है, जो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगला आता है सन 1784 में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आप सोच रहे होंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों है। पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट्स थे। तो उनके द्वारा निकाला गया जो अधिनियम था या रेगुलेटिंग एक्ट हम कह सकते हैं, तो वो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति जो थी उसको और ज्यादा सीमित कर दिया गया। उसका काम है बांट दिया गया। किस तरीके से, उसको कहा गया आप एक अपने लिए बोर्ड बनाइए और उस बोर्ड में एक बोर्ड आपका क्या करेगा, व्यापार के लिए काम करेगा, दूसरा बोर्ड आपका क्या करेगा, या तो केवल प्रशासन करेगा। प्रशासन का मतलब क्या होता है, राज सत्ता देखेगा। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, इस अधिनियम के तहत क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। इस एक्ट के तहत क्या होता है, बीओडी और बीओसी का क्या होता है, की स्थापना होती है, इनकी स्थापना होती है। अब यदि मैं बीओडी की बात करूं तो ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और ये क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, ये हमारे डायरेक्टर्स हो गए, ये हमारे कंट्रोलर्स हो गए, निदेशक मंडल हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, कंट्रोलर हो गए। ठीक है, इसमें हमने देखा कि बीओडी और बीओसी बन गए। तो शक्ति को जब विभाजित किया गया तो इस शक्ति के विभाजन के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो बीओडी के अधीन है इनका कार्य क्या होगा, व्यापारिक कार्यों को संभालना होगा। इनके द्वारा इनका काम, इसको कौन देख रहा था, अब व्यापारिक काम संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही कहा गया कि आप क्या करोगे, इसके अधीन रहोगे। ठीक है, इसका कार्य व्यापारिक कार्यों को देखना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन दिया गया। ठीक है ना। तो जो बोर्ड बनाया गया इसको कौन देखने वाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी देखने वाली थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसका कार्य क्या था, प्रशासन संभालना। क्या करना, प्रशासन संभालना या प्रशासन देखना। और ये किसके अधीन होगा, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी जो वहां के राजा या रानी थे या ब्रिटिश संसद है जो, उसके अधीन किस काम को दिया गया, बीओसी का, कंट्रोल का। ठीक है ना। तो ये कार्य किया जाता है। और तीसरा क्या किया जाता है, तीसरा क्या किया जाता है, यहाँ पर बीओडी को हमारा फॉर्म कर दिया, ये कार्य क्षेत्र अधिकार क्या कर दिए गए, बांट दिए गए। ठीक है ना। इन कामों को बांटने के बाद हम देखते हैं, फिर उसके बाद और भी हमारे इसके बीच में अधिनियम निकलते हैं, पर इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम निकलता है वो हमारा निकलता है 1813 का। ठीक है, इसके बाद चार्टर अधिनियम निकलते हैं। 1813 का
चार्टर अधिनियम। अच्छा, ये चार्टर अधिनियम क्या है? चार्टर का अर्थ होता है राजलेख, जो मैं आपको परसों बता रहा था कि चार्टर का मतलब क्या होता है? राजलेख। राजा के जो संसद है, संसद से निकलने वाला जो पत्र है, उसमें क्या क्या बातें कहेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या बातें रखी गई। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो भारत है, भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी, ठीक है ना। और जो व्यापारिक एकाधिकार है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, उसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। केवल दो चीजों को छोड़कर, पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार का अर्थ क्या है? आप जहां कहीं भी जिस भी व्यापार को देखेंगे वहां पर एकाधिकार, या वहां पर केवल आप एक ही कंपनी को देख रहे हैं। वो कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। चाहे आप कपड़ा देख रहे हैं, चाहे आप चीनी देख रहे हैं, चाहे आप फाइबर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो सर्वत्र आपको एक ही कंपनी का एकाधिकार दिख रहा है, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को कम करने के लिए यह चार्टर अधिनियम निकलता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार, इसको मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है ना। एकाधिकार चीन और चाय को छोड़कर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, चीन और चाय को छोड़कर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। जैसे हमसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत पूरा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, परंतु किन दो चीजों को छोड़ दिया गया था? तो वो दो चीजें कौन थी? एक तो चीन, वर्तमान चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, हमारा जो पड़ोसी देश है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? चाय। तो चीन और चाय के व्यापार के साथ छोड़कर हमने क्या कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। जैसे आप देख रहे हैं बीओडी और बीयूसी बनाया जा रहा है, शक्ति कम की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां पर इसकी जो शक्ति है उसको नियमित किया जा रहा है। तो इसका चीन और चाय को छोड़कर इसका बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा, भारत में यदि यदि आप अपने आम जीवन में भी देखेंगे तो किसी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं और वहां पर अधिकार करना चाहते हैं, तो वहां पर दो कारक आपके पास हो सकते हैं अपनी बात को पहुंचाने का। पहला धर्म, दूसरा शिक्षा, ठीक है। तो आप यदि धर्म के रास्ते से बात करेंगे तो लोग ज्यादा समझते हैं। यदि आप शिक्षा के तौर पर भी बात करेंगे तो बात अपनी आप आसानी से पहुंचा पाएंगे। मैं अपने आप को बात कैसे पहुंचा रहा हूं? क्योंकि मेरी भाषा हिंदी है और आप सुनने वाले भी हिंदी हैं, तो हमारी बातें क्या हो रही हैं? एक दूसरे को समझाई जा रही हैं, ठीक है। संचार का माध्यम हमारा आसान बन रहा है। तो क्या किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? सर्वप्रथम यहां पर ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाजत दी जाती है। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। ठीक है। ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई जो पादरियां थे, क्योंकि धर्मगुरु पादरी कहलाते हैं ईसाई धर्म में, तो उन्हें भारत में अपने धर्म को फैलाने के लिए भारत में भेज दिया गया। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन के जो सर्वप्रथम प्रावधान रखे गए किस अधिनियम के तहत रखे गए? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा कि भारत में शिक्षा पर, अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का व्यय ब्रिटिश संसद के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। ठीक है। अगला क्या कह रहा हूं मैं? पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। अनुदान का मतलब सब्सिडी, ठीक है। अनुदान दिया गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने 3 पॉइंट लिखे और 3 के 3 अति महत्वपूर्ण हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिकार समाप्त, दूसरा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, और तीसरा पॉइंट भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। ठीक है। ये हमारा हो गया 1813 का चार्टर हो गया। अब इसके साथ और क्या इसकी हमारी पावर्स है, इसको और कम क्या करना है? अब इसको क्या कहा जाएगा?
अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल ना होकर आपके पद को और बढ़ाया जा रहा है, आपकी शक्तियों को केवल देखिए, ब्रिटिश सरकार का काम क्या था? प्रशासन संभालना, राज संभालना। तो उसको संभालने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रहेगा? या तो व्यापार या तो प्रशासन। तो काम बांट दिए थे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में आपने अभी देखा कि कैसे उन्होंने उसका व्यापाधिकार बांट दिया गया था। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद अगला हमारा निकलता है 1833 का 20, इसके बाद जो 1813 वाला था ना, तो 1813 में ही कहा गया था कि अब 20-20 साल के बाद चार्टर आएंगे और चार्टर में आपको सुनाया जाएगा कि आपके क्षेत्राधिकार कहां कहां तक हैं, आपने क्या क्या काम करने हैं। तो अगला आता है हमारा क्या, 1833 का चार्टर अधिनियम। आप कहीं पर इसको राजलेख अधिनियम देखेंगे और मैं आपको यहाँ पर चार्टर लिखा रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि 1833 का चार्टर अधिनियम क्या हो जाता है, आता है। और इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, कहा मैंने कि जो बंगाल का गवर्नर का जो पद है उसको परिवर्तित कर दिया किसमें, भारत के गवर्नर जनरल में। क्या किया गया, कहा मैंने, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल परिवर्तित कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, आसान है समझना। ठीक है, अब देखो उसकी शक्ति को और ज्यादा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उससे कहा गया अब आप कौन हो, भारत के गवर्नर जनरल हो। इसका मतलब अब पद परिवर्तित हो चुका है, तो कोई ना कोई पहला गवर्नर जनरल भी रहा होगा, फिर उस पद पर जो था उसी का पद बदल दिया गया है। ठीक है ना, तो भारत का उस समय, अब नोट करके एक पॉइंट अब लिख लेते हैं हम, क्या कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था फिर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। बच्चों ये कई बार पूछा गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर 1833 में आप देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर है, सॉरी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, हमने ये भी देख लिया बंगाल का। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसी वर्ष क्या आता है, 1834 में हमारा 1800, इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, इसी अधिनियम के तहत लिख लेते हैं, इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम के अंत के, दास प्रथा के अंत के प्रावधान किए गए। ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा क्या होती है, स्लेवरी सिस्टम। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम, दास बनाना। जैसे बहुत सारे राजा रजमारे जो हमारे दीवान हुआ करते थे, तो अगर कोई गरीब है, कोई उनको अगर कर नहीं दे पा रहा तो वो क्या करते थे, उसे दास बना लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अधिनियम में कहा गया कि आप दास प्रथा को समाप्त करोगे, पर समाप्त नहीं हो पाता है। 1843 में फिर एलन बरो का काल आता है गवर्नर जनरल के रूप में। कब, एलन बरो 1843 में, एलन बरो के काल में इसको क्या किया जाता है, पूर्णतः समाप्त किया। किसे, दास प्रथा को। ध्यान दीजिएगा, तो 1843 में हमारी दास प्रथा एलन बरो के काल में पूर्णतः समाप्त होती है। ये हमारा क्या निकला, अगला पॉइंट निकला। फिर हमारा अगला बिंदु क्या कहना चाह रहा है, ये अगला कहना चाह रहा है कि एलन बरो के काल में हमने क्या कर दिया कि पूर्ण तरीके से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अब दास प्रथा भी समाप्त हो चुकी है। फिर अगला बिंदु कहता है कि भारत में एक नियम कानून को संभालने के लिए एक संस्था बनाई जानी थी, एक इंस्टीट्यूट बनाना था। तो सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना होती है। तो 1834 में भारत में
एक विधि आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? विधि आयोग। क्या होता है विधि आयोग? लॉ कमीशन। ठीक है, नियम कानूनों को देखने वाली एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे कहा गया विधि आयोग। अब आयोग बनाया गया है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो पहले विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ठीक है, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ठीक है, वही लॉर्ड मैकाले हैं जिनकी शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही है। 1854 में फिर क्या होता है? एक नया शिक्षा संबंधी एक आयोग स्थापित किया जाता है इन्हीं के संज्ञान में, जिसे हमने क्या कहा? भारत की शिक्षा पद्धति कहते हैं ना। अभी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अभी भी चल रही है, जिसके तहत हम क्या करते हैं? भारत में बस सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो उसके बाद आती है 1854 में। तो 1833 में इन्हीं के अध्यक्षता में क्या होता है? हमारे पहले विधि आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे 1833 के चार्टर में पहला तो पद परिवर्तित किया गया। बच्चों क्या किया गया? पहला क्या किया गया है? पद परिवर्तित किया गया है। दूसरा, दास प्रथा को अंत करने का प्रावधान, पर अंत वास्तव में कब होता है? 1843 में। पूर्णतः किसके काल में? एलन बरो गवर्नर जनरल थे उस समय। अगला 1834 में क्या होता है? एक विधि आयोग की स्थापना होती है। अगला उसका अध्यक्ष पहला कौन था? लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, इसके बाद अंतिम रूप से एक चार्टर निकाला जाता है जिसको आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे, अंतिम लिख लेते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम रूप से निकलता है। ठीक है, अंतिम चार्टर निकलता है। और इस अंतिम चार्टर में सबसे पहले क्या होता है कि खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए सभी के लिए क्षेत्र खोल दिए गए। ठीक है, तो हमारी प्रतियोगिता प्रणाली, जैसे आप लोग अभी ओपन कंपटीशन करते हैं ना, खुली किसी भी पद को लेने के लिए, तो किसी भी सरकारी पद को लेने के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो ओपन कंपटीशन में तो प्रतिभाग करते हैं। तो उस खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के बाद से होती है? 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या होता है कि पहली बार खुली प्रतियोगिता प्रणाली, इसको लिखते हैं ओपन कंपटीशन सिस्टम की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, पहला तो ये होता है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया पूर्ण तरीके से। ठीक है ना। तो और क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या था? अंतिम चार्टर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह क्या था? अंतिम चार्टर था। ठीक है, और क्या कह रहा है ये? अगला क्या कहा मैंने कि इस अधिनियम के बाद, जैसे मैंने कहा ये अंतिम चार्टर था ना, इसके लिए अंतिम रूप से निकाला गया। और क्या होता है? लेजिस्लेटिव सिस्टम की सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की जाती है। ठीक है, विधानसभा प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने क्यों कहा यह अंतिम चार्टर था इनके लिए। इसके बाद क्या होता है? आपने सुना होगा कि 1857 की भारत में पहले स्वाधीनता संग्राम होता है। ठीक है, भारत का, यहां पर नोट करके लिख लीजिए, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कब होता है? सन 1857 में।
अब 1857 में हो गया तो भारत के सारे, इसके पीछे कई सारे कारण रहे थे, तो उन कारणों को भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो क्या होता है 1857 ईस्वी में जो हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम होता है उसको देखा, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था ये इनके लिए निर्णायक साबित होता है ब्रिटिश संसद के लिए। ब्रिटिश संसद बोलती है आपके शासनकाल में इस तरीके के भारत में विद्रोह हो रहे हैं, पहला स्वाधीनता संग्राम कैसे एक देश लड़ सकता है। तो इन्हीं सारे कारणों से क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया का शासन का समाप्त कर दिया गया, और भारत में 1858 में एक भारत शासन अधिनियम निकाला जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, तो इसी के बाद शुरू होंगे हमारे भारत शासन अधिनियम। यहां तक हमारे क्या चले थे, चार्टर चले थे, जो किसको नियमित करने के लिए, जिनकी किसकी शक्तियों को नियमित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को नियमित करने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या आने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब क्या आएंगे, और वो सबसे पहले कब आता है हमारा 1858 में। तो इसके बाद क्या आएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, यहां से क्या होता है, भारत में जो हमारी ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, उसके शासन की शुरुआत होती है। तो यहाँ इससे आगे को हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर हम आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की डेली न्यूज वाली कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।